हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है और इसका वॉल्यूम, कलर, हर चीज को हम एक एक करके डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको हम लिक्वर एमनी के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है लिक्वर एमनी। इसका डेफिनेशन है, इट इज अ फेंट अल्कलीन वाटरी कंटेंट ऑफ द एमनियोटिक सैक इन विच एम्ब्रियो फिटस ग्रो। तो ये जो है एमनियोटिक सैक में एक हल्का सा अल्कलीन वाटर जैसा एक फ्लूइड बोल सकते हैं, फ्लूइड होता है जो कि जिसमें जो है एम्ब्रियो फीटस का ग्रोथ होता है। इट इज प्रीमिनरली ऑफ फीटस ऑरिजिन। ये जो है मेनली फीटल ऑरिजिन में को करता है, फीटल को बनाता है। इट इज ए बिलीव टू बी सिक्रीशन ऑफ द एमनियोटिक सेल। और ये जो होता है ऐसा माना जाता है कि ये एमनियोटिक कोशिकाओं को जो होता है सिक्रीशन, एमनियोटिक सेल का सिक्रीशन करता है। ये जो है फीटस इन यूट्रो इनसाइड एमनियोटिक सैक एंड लिक्वर एमनी। तो ये जो हमारा है ये फीटस है। इसमें ये देखिए लेबलिंग किया हुआ है कि कौन सा पार्ट क्या है। ये हमारा प्लासेंटा है, ये जो है एम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये डेसिडुआ है, इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियन कहेंगे, और ये जो है वो कॉरियन है। इसमें जो होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड से जो हमारा बेबी का बॉडी होता है, फीटल बॉडी, वो होता है उसके बीच में होता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस उसको बचाने में हेल्पफुल होता है। बाहर से जो फोर्स पड़ता है जिससे बच्चे को चोट लग सके, उससे ये बचाता है और फीटल मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है। न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, तो उसको हम डिटेल में आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में इसका क्या क्या होता है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ होता है उसमें इसका जो कलर होता है वो ये जो है क्लियर दिखने में लगता है। जैसे पानी कैसे क्लियर सा दिखता है वैसा इसका ये दिखता है क्लियर। और सेकंड जो होता है मिड प्रेगनेंसी, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, जो हमारा 4th मंथ से 6 मंथ तक होता है। मोर बाइल पिगमेंट्स मेक इट येलो। बहुत ज़्यादा बाइल पिगमेंट्स होने की वजह से इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का हो जाता है। एंड द लेट प्रेगनेंसी मतलब कि 3rd ट्राइमेस्टर, लास्ट का जो 6 महीने के बाद से 7वां, 8वां और 9वां मंथ होता है, उसमें जो होता है ये कलरलेस हो जाता है एज बिलीरुबिन बिकम नेग्लिजिबल। जिस मतलब कि जो बिलीरुबिन होता है उसका खत्म हो जाने की वजह से ये इसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है। एंड पार्टिकुलर मैटर्स, जिसमें कि इसमें मतलब कुछ पार्टिकुलर मैटर्स पाए जाते हैं, जिसमें कि वर्निक्स कॉर्सियोसा होता है एंड डिस्क्वेमेटेड एपिडर्मिस अपीयरेंस एज वाइट फ्लोकुलस। तो इसमें जो है वर्निक्स कॉर्सियोसा जो न्यूबॉर्न होता है उसके ऊपर वाइट कलर का एक लेयर होता है जिसको वर्निक्स कॉर्सियोसा कहते हैं, और डिस्क्वेमेटेड एपिडर्मिस अपीयर होता है जो कि वाइट फ्लोकुल्स के जैसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है हर एक वीक के अकॉर्डिंग। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज डिटेक्टेड एट द 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम 8 वीक के प्रेगनेंसी से डिटेक्ट करने लगते हैं। तो जो 10th वीक में इसका वॉल्यूम होता है 30 ml, 20 वीक में ये 300 ml हो जाता है, और 30 वीक में 600 ml हो जाता है, 38 वीक में ये 1000 ml यानी 1 लीटर हो जाता है। और फिर जैसे जैसे हमारा जेस्टेशनल वीक बढ़ते जाता है, प्रेगनेंसी का वीक बढ़ता है, वैसे वैसे ये स्लोली इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो 38 वीक तक तो ये कंटिन्यू इंक्रीज होता है, ये बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 38 वीक से ये आगे बढ़ता है स्लोली एमनियोटिक फ्लूइड घटने लगता है, जो कि 40 वीक में आके ये 800 ml हो जाता है, और 43 वीक में ये जाके 200 वीक हो जाता है। उसके बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो स्लोली कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक गुड साइन नहीं होता है बच्चे के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि जब पोस्टनेटल हो जाता है पीरियड, तो ज़्यादा दिन तक बच्चे को
नहीं रखा जाता है, जिसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, फिर उसे डॉक्टर के पास 38 वीक के पास इसीलिए बोला जाता है कि आप डॉक्टर को के पास जाइए और देखिए, बेबी का हेल्थ कंडीशन चेक कराइए। अगर पॉसिबल नहीं होता है किसी भी वजह से, हाई रिस्क की वजह से या किसी भी तरीके से कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो उसको ऑपरेशन करके, LHCS करके सिजेरियन सेक्शन से बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट अंदर नहीं होता है और एमनियोटिक फ्लूइड भी धीमे धीमे कम होने लगता है, जो कि उसके लिए गुड साइन नहीं होता है। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। तो जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेम एज मैटरनल प्लाज्मा विथ लोअर्ड प्रोटीन, सेम मैटरनल प्लाज्मा जैसा होता है, माँ के प्लाज्मा जैसा, और इसमें लो प्रोटीन्स पाया जाता है। ये जबकि ये लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इज मिक्स्ड विथ फीटल यूरिन, फीटल जो यूरिन करता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है और डिक्वामेशन ऑफ फीटल, और ये जो है फीटल स्किन से डिक्वामेट हो जाता है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड का क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो इसमें वाटर देखते हैं कितना होता है। तो 98 to 99% जो एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर ही होता है। सॉलिड इसमें बस 1 to 2% होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और सेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन इंक्लूडिंग अल्फा फीटोप्रोटीन, जो कि 0.25% ग्राम होता है, परसेंट होता है। एंड नेक्स्ट जो है यूरिक एसिड होता है, जो कि 4 mg% होता है। एंड देन क्रिएटिन होता है, जो कि 1.8 mg होता है। देन ग्लूकोज 20 mg% होता है। एंड लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, बिलिरुबिन होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, एंड विटामिन होता है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। ये सारे जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। इतने सॉलिड फॉर्म ऑर्गेनिक के एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, जिसमें Na, K एंड Cl, यानी कि सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम पाया जाता है। सेल्स देखते हैं क्या क्या कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिएटेड होता है, ये अनन्यूक्लिएटेड derived from the fetal skin, buccal and respiratory mucosa, ब्लैडर्स, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अम्नियन। और ये जो अनन्यूक्लिएटेड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो फीटल का स्किन होता है, बकल होता है, रिस्पायरेटरी म्यूकोसा, जो कि रिस्पायरेटरी से म्यूकस जो निकलता है वो होता है, ब्लड से जो यूरिन निकलता है वो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, और एमनियन होता है। During mid-pregnancy, it contain large eosinophilic nucleated cells. Mid-pregnancy के टाइम पे ये जो होता है large eosinophilic nucleated cell को contain करता है। During late pregnancy में जो है ये large nucleated cell and nucleated cell from the fetal skin are फाउंड। इसमें जो होता है लेट प्रेगनेंसी में लार्ज अनन्यूक्लिएटेड सेल और न्यूक्लिएटेड सेल फीटल स्किन के रूप में प्रेजेंट होता है। कलर, अब फीटल जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज कलरलेस, अर्ली प्रेगनेंसी में तो ये कलरलेस होता है, बट नियर टर्म इट बिकम अ पेल स्ट्रॉ कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोफोलिएटेड लैरिंगो एंड एपिडर्मल सेल फ्रॉम द फीटल स्किन। जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ता है इसका जो कलर होता है पेल स्ट्रॉ कलर का हो जाता है फीटल स्किन में एपिडर्मल सेल और एक्सोफोलिएटेड लैरिंगो सेल का प्रेजेंट होने की वजह से। इट में लुक टर्बिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स कॉसियोसा, और ये जो है थोड़ा सा टर्बिड जैसा दिखता है क्योंकि वर्निक्स कॉसियोसा के प्रेजेंट होने की केसियोसा के प्रेजेंट होने की वजह से। अब नॉर्मल कलर में भी ये सारे तो जो है ये नॉर्मल कलर है, जैसे कि टर्बिड कलर हो गया या पेल स्ट्रॉ कलर का होना या फिर कलरलेस होना, ये तो जो है प्रेगनेंसी के टर्म के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज होता है। लेकिन अगर इस कलर के अलावा भी दूसरा कलर प्रेजेंट है तो उसको हम अब नॉर्मल कलर मानेंगे। अब वो अब नॉर्मल कलर कौन कौन से हैं हम आगे देखते हैं।
मिकोनियम स्टेन ग्रीन, मिकोनियम स्टेन ग्रीन जैसा अगर उसका ग्रीनिश कलर रहेगा तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। इसमें क्या है कि फीटल में जो है डिस्ट्रेस हो रहा है, थिक एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैंक सजेस्टेड कोरियन फीटल डिस्ट्रेस, ये जो है फीटल के डिस्ट्रेस को प्रेजेंट करता है। गोल्डन कलर, अगर गोल्डन कलर का ये पाया जा रहा है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और होना और बच्चे का कुछ और होना, दोनों का जो है ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, उसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। देन तीसरा जो हमारा होगा ग्रीनिश येलो कलर का अगर होगा तो ये पोस्ट मैच्योरिटी हो सकता है, मतलब कि प्रेगनेंसी का टर्म पूरा हो चुका है, 38 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 9 मंथ, उसके बाद जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है या सिजेरियन सेक्शन से भी बच्चा बाहर नहीं आया और प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, तो धीमे धीमे एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो कम होने लगता है, उस समय इसका कलर जो होता है ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। देन दूसरा हमारा डार्क कलर, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, इसमें जो होता है कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज, इसमें ये माना जा सकता है कि किसी भी तरीके का एक हेमरेज होने की वजह से, ये इस तरीके का ब्लड प्रेजेंट होने की वजह से ये डार्क कलर का हो सकता है। एंड देन डार्क ब्राउन, जिसको हम टबैको जूस भी बोलते हैं, जैसा कि टबैको का जूस होता है उस तरीके का दिखने में लगता है डार्क ब्राउन जैसा, जिसमें कि IUD इंट्रायूटराइन डेथ, यानी अगर इस कलर का डार्क ब्राउन टबैको का जो एकदम जिस तरीके का टबैको जूस का जो कलर होता है उस तरीके का अगर इम्यूनिटी फ्लूइड निकल रहा है तो मतलब बच्चा का जो है यूट्रस के अंदर डेथ हो चुका है, डेड बॉडी है बच्चे का, फीटस का बॉडी है जो कि अंदर प्रेजेंट है, तो ये इंट्रायूट्राइन डेथ को इंडिकेट करता है डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड के मेनली क्या क्या फंक्शन होते हैं, 1 बाय 1 करके हम पॉइंट बाय पॉइंट इसके फंक्शन को लिस्ट आउट करते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फीटस। इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है, पहले भी मैंने बताया है कि इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो है फीटस को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब बाहर से अचानक से अगर किसी तरीके का चोट लग रहा है तो वो डायरेक्ट फीटस पे ना लग के एक बीच में स्पेस बनाता है फीटस और मदर के वुमन के बीच में, जिससे कि किसी भी तरीके का फोर्स या झटका अगर लगता है तो बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, उसके बीच में बाहर लगता है और फिर वो बच्चे को मूव होने में, प्रोटेक्ट होने में बाहर की चीजों से हेल्प होता है। ना सिर्फ फोर्स से बल्कि इन्वायरमेंट वाइज भी एमनियोटिक फ्लूइड उसको बहुत तरीके से उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हेल्पफुल होता है इसको बाहर के चीजों से प्रोटेक्ट करने में। इन प्रेगनेंसी इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम द पॉसिबल एक्स्ट्राजीनस इंजरी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बोले हैं कि ये जो है एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कि अचानक से कुछ भी होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, चोट लगना, झटका लगना या फिर कुछ भी, तो ये जो होता है बाहर की जो चीजें होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एमनियोटिक फ्लूइड तक ही हो जाता है, उसको बच्चे तक पहुंचने नहीं देता है। इससे क्या होता है, बच्चा घबराता नहीं है, अंदर उसका नॉर्मल रहता है, क्योंकि अगर अचानक से बच्चे को शॉक लगता है तो उसका हार्ट बीट बढ़ सकता है, ब्रीदिंग बढ़ सकता है, जिससे कि डिस्ट्रेस होने का चांसेस हो सकता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, उससे बचाता है। एंड प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम द पॉसिबल एक्स्ट्राजीनस एनर्जी, एक्स्ट्राजीनस मतलब बाहर की वही इंजरी, किसी तरीके का इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करता है। इन प्रेगनेंसी इट मेंटेन्स एन इवन टेम्परेचर ऑल्सो। तो जस्ट नाउ अभी वो भी हम बोल चुके थे कि इन प्रेगनेंसी जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड का ये भी काम होता है कि इवन टेम्परेचर मतलब कंटिन्यू एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन करना भी कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है, क्योंकि बच्चे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा हमको उसे वार्मनेस की ज़रूरत होती है। बाहर अगर ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, मौसम बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, तो इतना जल्दी जल्दी बच्चा का बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो उसको कंटिन्यू एक इवन टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना होता है फीटस के लिए। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी द फीटल distance in the amniotic sac and thereby allow the growth and free movement of the fetus and prevent adhesion between the fetal part and the amniotic sac।
तो सेम ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताया कि ये जो प्रेगनेंसी है वो इन प्रेगनेंसी ये क्या करता है, हेल्प करता है, एक स्पेस प्रोवाइड कराता है फीटस को ग्रो करने में, और फ्री मोमेंट उसका जो होता है बच्चे को घूमता है, उसको फ्री स्पेस देता है जिससे कि अच्छे से ग्रोथ हो, फ्री मोमेंट हो, बच्चा फीटस अपना कर सके, और प्रिवेंट करता है प्रिवेंट अधेशन बिटवीन द फीटल पार्ट एंड एमनियोटिक सैक। और उसके बीच अधेशन मतलब रगड़ाव होता है जो हमारा एमनियोटिक सैक होता है और फीटस के बीच, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच में वो एक दूसरे से रगड़ाएंगे और वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का को एधेशन को भी कम करता है और एक स्पेस को मेंटेन रखता है। It keeps fetus well by supplying mainly drinking water and help in its growth। ये जो है keep fetus well, फीटस को अच्छे से रखने में हेल्प करता है, मेनली ये ड्रिंकिंग वाटर से ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसको ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। सर्व्स एज ए इम्यूनोलॉजिक, ये जो है इम्यूनोलॉजिक भी, इम्यून भी उसको सर्व करता है जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल्स भी होते हैं, मतलब कि अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उससे भी ये जो है हेल्पफुल होता है, बचाता है। एंड बायोकेमिकल्स एंड हार्मोनल फंक्शंस भी प्रोवाइड कराता है। प्रिवेंट एधेशन ऑफ द स्टिकी स्किन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, और ये जो है स्टिकी स्किन होने से और मतलब स्किन जो है फीटल का चिपचिपा होने से और अम्बिलिकल कॉर्ड के कंप्रेशन से भी कहीं ना कहीं बचाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे इतनी सारी चीजें हेल्प करती है। लेकिन वही अगर लेबर के टाइम देखते हैं तो इसका फंक्शन बदल जाता है। तो देखते हैं अब ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड क्या हेल्प करता है और इसका क्या वर्क होता है। Helps in dilation of the soft tissue of birth passage by the fluid wedge of the bag of the membrane। तो ये जो है लेबर के टाइम पे क्या हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है डायलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बर्थ पासेज, जहां से बर्थ का पासेज होता है, जहां से मतलब बच्चा बाहर आता है, वहां पे का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उस जगह को डायलेट करने में ये हेल्प करता है। और फ्लूइड वेज ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स, और ये यहाँ पे जो ये है एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स को बनाता है। प्रोटेक्ट्स फीटस एंड प्लासेंटा फ्रॉम प्रेशर बाय द कंट्रैक्टिंग यूट्रस। इसमें क्या है कि जब लेबर होता है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है यूट्रस का, जिसमें कि बहुत ही प्रेशर होता है, फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है एंड रिलैक्स होता है। तो उस समय ये इसका एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है फीटस और प्लासेंटा को प्रोटेक्ट करने का, उस समय ये प्रोटेक्ट करता है। Washes the vagina before birth of baby, thus preventing the infection of baby and uterine cavity। तो ये जो है बेबी के बर्थ से पहले वेजाना को वॉश कर देता है, अंदर से फ्लूइड का बैग जो मेम्ब्रेन होता है वो टूटता है और उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड जो है बाहर आता है वेजाना के थ्रू। उस समय क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू क्या होता है, वेजाना पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन बेबी और यूट्राइन कैविटी को इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग लिक्विड एमनी। तो हम लिक्विड एमनी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है। इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ एडिक्वेट लिक्विड एमनी, ये जो है हेल्प करता है एडिक्वेट लिक्विड एमनी का कितना वॉल्यूम होता है उसको डिटरमाइन करने में। फीटल मैच्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द फीटल लंग सरफेस टेंस। फीटल का मैच्योरिटी जो होता है फीटल लंग सरफेस टेंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस एज excess of bilirubin in liquid amni can detect affected fetus by the rhesus RH blood group iso immunization। तो ये जो है हेल्प करता है डिटर्मिनेशन डिटेक्ट करने में फीटल डिस्ट्रेस को, और अगर एक्सीड बिलिरुबिन, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाता है तो फीटस के फीटल डिस्ट्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम एमनियोटिक फ्लूइड से हम फीटल का ब्लड ग्रुप भी जान सकते हैं, जिससे कि RH इनकम्पैटिबिलिटी जानने में भी हेल्पफुल होता है। हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल माल फॉर्मेशन, ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड के टेस्ट करने से क्या होता है कि हमें
अर्ली स्टेज में ही फीटल माल फॉर्मेशन, अगर फीटल में किसी तरीके का माल फॉर्मेशन है, कंजेनाइटल या क्रोमोजोमल डिफेक्ट है, तो वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज ड्यूरिंग द 16 to 18 वीक, जो कि 16 to 18 वीक में हम आराम से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सेल कल्चर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑब्टेनिंग बाय द एमनियोसिंथेसिस, जिसको हम, जो अभी हम बोले एमनियोटिक फ्लूइड का को टेस्ट करने से, जिसको हम एमनियोसिंथेसिस कहते हैं, उसको, उसके सेल को लेके, उसको एमनियोटिक फ्लूइड के सेल को लेके हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोमोजोमली डिफेक्टेड बेबी को, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है। क्रोमोजोमल डिफेक्टेड बेबीज होते हैं वो हम अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंजाइम डिफिशियंसी कल्चर्ड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड कैन आइडेंटिफाई द मेटाबॉलिक एरर इन फीटस, और जो एंजाइम होता है अगर हम उसको कल्चर कर लेते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड में अगर मेटाबॉलिकली किसी तरीके का एरर है तो ये भी हम आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एमनियोटिक फ्लूइड के कल्चर कर, एमनियोसिंथेसिस के थ्रू ये सब हम पहले ही जान सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड विथ असेस द अल्फा फीटोप्रोटीन AFP कैन आइडेंटिफाई फीटल विथ ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्टिव, जिसको एनिनसिफेली कहते हैं। तो ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड में एक्सेस अल्फा फीटोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये जो है इस तरीके में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड जो है नेक्स्ट, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विथ ड्रेनेज ऑफ लिक्वर इज ए हेल्पफुल टू मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ द लेबर। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, अगर वो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो पहले ही अगर बाहर आ जाता है तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का पता चल जाता है ड्रेनेज की वजह से, जो कि हेल्पफुल होता है इंडक्शन ऑफ मेथड, मतलब कि जल्दी से लेबर को परफॉर्म करना पड़ता है ताकि बेबी को हम बाहर निकाल सके, नहीं तो बेबी का फीटस के अंदर ही डेथ हो जाता है। तो इतना सारा ये सारे इम्पोर्टेंट्स है एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी करने से। अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को पहले ही उसका कल्चर एमनियोसिंथेसिस कर लेते हैं तो इस तरीके से ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को पहले स्टडी कर लेते हैं एमनियोसिंथेसिस के थ्रू, तो हम फीटल मालफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरीके का क्रोमोजोमल डिफेक्ट होता है बेबीज में, जैसे तो हम उसे वहीं स्टॉप कर सकते हैं अबॉर्शन के थ्रू। अदरवाइज वो बच्चा को अगर डाउन सिंड्रोम या किसी तरीके का वो मालफॉर्मेशन वाला बेबी होगा तो उसके लाइफ के लिए भी सही नहीं होगा और पेरेंट्स के लिए भी वो डिफिकल्टी होगा। तो इसको पहले ही हम डिटेक्ट करने में पास हो जाते हैं, वो अच्छा होता है। किसी भी तरीके का मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होता है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब किसी भी तरीके का डिफेक्ट्स होता है जो कि हमारे यूट्रस में ही डेवलप होता है, तो हम एमनियोसिंथेसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है लिक्वर एमनी यानी एमनियोटिक फ्लूइड को पहले ही स्टडी कर लेते हैं, तो एमनियोसिंथेसिस के थ्रू ये सब चीज़ें को हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको उसका ट्रीटमेंट भी होता है। उसको अगर हम कंटिन्यू उस तरीके से ट्रीटमेंट लें अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट, तो हम शायद उसको ख़त्म कर भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है टोटली एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कैसे होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जाने। देन इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, किस तरह कलर होता है अकॉर्डिंग टू अर्ली प्रेगनेंसी, मिड प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी, एंड देन इसके वॉल्यूम के बारे में जाने कि वीक वाइज इसका वॉल्यूम कैसे कैसे बढ़ता है और कहाँ पे जाके ये कितने वीक के बाद यानी 40 वीक्स के बाद ये घटता है। इसका कंपोजिशन क्या है अर्ली प्रेगनेंसी में, लेट प्रेगनेंसी में, कंपोजिशन भी हम देखें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेल्स सबके थ्रू इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, परसेंटेज वाइज हमने सब कुछ देखा। इसका कलर क्या होता है और अबनॉर्मल कलर भी क्या होता है, अगर इस अबनॉर्मल कलर टाइप का एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है या वो क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये भी हमने इस वीडियो में जाना। एंड देन इसका फंक्शन क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देन ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो, ये दोनों हमने जाना। और लास्टली हमने उसके एमनियोटिक फ्लूइड के स्टडी के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना है कि एमनियोसिंथेसिस करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जाना है। आई होप कि आपको समझ में आया हो और आपको पूरा नॉलेज मिला हो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।